गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सेकंड वीडियो हमारी आज अपलोड होने जा रही है। ठीक है, इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो यूनिट हमने थियोरेटिकली पढ़ी थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डबल हेडेड एरो आर यूज्ड फॉर। डबल हेडेड एरो का यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है इसको आपको पता है। डबल हेडेड एरो इस तरीके से होता है। एरो दो हेड होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल हेडेड एरो। तो डबल हेडेड एरो यूज किया जाता है रेजोनेंस के लिए। जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तब आप क्या यूज करते हो? डबल हेडेड एरो। जैसे सिंपल से कोई एग्जांपल है, बेंजीन है। आपको पता है बेंजीन में डबल सिंगल का अल्टरनेशन चलता है। आप इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से बनेगा आपके पास। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर। क्योंकि हमें पता है ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके बीच में आप ऐसा साइन नहीं बनाओगे, आप कैसा साइन बनाओगे? इस तरीके से। इसे कहा जाता है डबल हेडेड एरो, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो आपने ध्यान रखना है डबल हेडेड एरो का यूज किया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए या रेजोनेंस के लिए। सेकंड है क्वेश्चन आपके पास, आपने पढ़ा होगा एक हाफ हेडेड एरो। तो हाफ हेडेड एरो आर यूज्ड फॉर। हाफ हेडेड एरो का यूज्ड क्यों किया जाता है? तो हाफ हेडेड एरो यानी इस तरीके से आपके पास जो एरो होगा उसे हाफ हेडेड एरो बोलोगे। और इसका यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओनली जब आप वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे तब आप क्या यूज करोगे? हाफ हेडेड एरो। यानी सपोज आपके पास जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, आपके पास H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, या HCl का मॉलिक्यूल है। सपोज HCl का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है। हमने इसमें क्या डाला? सनलाइट डाला। ठीक है, सनलाइट डाला, एक H का इलेक्ट्रॉन है, Cl का इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन यानी दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो हमने कौन सा एरो यूज किया है? हाफ हेडेड एरो। तो हाफ हेडेड एरो का यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे फिश हुक एरो भी बोलते हो। इसी तरीके से आपके पास कई सारे एरो थे, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। डबल हेडेड एरो आर यूज्ड फॉर रेजोनेंस, हाफ हेडेड एरो आर यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आफ्टर होमोलाइटिक फ्यूजन यानी समविखंडन। आफ्टर होमोलाइटिक फ्यूजन यानी समविखंडन आर फॉर्म। आफ्टर होमोलाइटिक फ्यूजन आर फॉर्म यानी आपने बताना है होमोलाइटिक फ्यूजन के बाद क्या बनता है। अभी मैंने कहा होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। जैसे आपके पास कोई भी CH3Cl है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन CH3 का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है। सनलाइट डाला आपने तो होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन समविखंडन यानी समान रूप से क्या होगा? विखंडन होगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है, नाम से क्लियर है, समविखंडन। समान रूप से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन CH3 लेकर अलग हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl। क्या बना? CH3 रेडिकल। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो रेडिकल बोलोगे, Cl रेडिकल। यानी होमोलाइटिक फ्यूजन के बाद आपके पास क्या बनते हैं? रेडिकल्स बनते हैं या फ्री रेडिकल। तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, होमोलाइटिक फ्यूजन के बाद क्या बनता है? फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, कभी यही क्वेश्चन बन जाता है कि होमोलाइटिक फ्यूजन किसकी प्रेजेंस में होते हैं? तो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। होता क्या है होमोलाइटिक फ्यूजन? दोनों जो हमारे पास दोनों क्या करेंगे? अपने जिनके बीच आपको बॉन्ड तोड़ना होगा, हेटेरोएटम के बीच का, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, समान रूप से विखंडन हो जाएगा, तो होमोलाइटिक फ्यूजन। इसी तरीके से
सेकंड जो फिजन होता है उसे कहा जाता है हेट्रोलाइटिक फिजन। तो आफ्टर हेट्रोलाइटिक फिजन या विषम विखंडन बोलते हैं हिंदी में, विषम विखंडन आर फॉर्म। होमोलाइटिक फिजन या सम विखंडन यानी समान रूप से विखंडन, यहाँ आ गया विषम विखंडन यानी विखंडन जो होगा, जो आप तोड़ोगे क्लीवेज करोगे वो समान रूप से नहीं होगा। हेट्रोलाइटिक फिजन तो कैसे होता है आपके पास हेट्रोलाइटिक फिजन? सपोज हमने कुछ भी एग्जांपल ले लिया, हमने HBr का ही एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती, इसको आप हीट कर दोगे, ठीक है। अब चूंकि क्या है विषम विखंडन, एक समान रूप से विभाजन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में H का पार्टिसिपेट कर रहा है, एक Br का, ठीक है। एक बॉन्ड बनाने को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक H का है एक Br का है। आपको पता है Br क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे? Br की तरफ। दोनों इलेक्ट्रॉन Br की तरफ चले गए तो Br पर कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और H पर कैसे आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसे हेट्रोलाइटिक फिजन बोलते हैं। जनरली इसमें बनता है क्या है, जैसे आप देखते हो H की जगह आप CH3 लिख लो, CH3, तो ये CH3 पॉजिटिव हो जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आता है तो इसे क्या कहा जाता है? कार्बोनियम आयन। कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो कार्बोनियम आयन। इस तरीके से भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया CH3 Li, हीट किया हमने इसको, बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन Li का है, क्योंकि Li पर कैसे चार्ज? Li मेटल है, ठीक है। और मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं। तो ये जब पॉजिटिव है तो शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन इस केस में कार्बन की तरफ जाएंगे, ना कि लिथियम की तरफ। मेटल है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम है, तो उसके रिस्पेक्ट में कार्बन नेगेटिव हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन की तरफ चले गए तो कार्बन पर कैसे चार्ज आया? नेगेटिव, और लिथियम पर पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव आता है तो कार्बोनियम आयन, कार्बन पर नेगेटिव आता है तो कार्बन आयन। तो हेट्रोलाइटिक फिजन के बाद क्या बनता है? कार्बोनियम आयन बनता है या कार्बन आयन बनता है। तो ध्यान रखना, होमोलाइटिक फिजन के बाद हमेशा फ्री रेडिकल बनेंगे, हेट्रोलाइटिक फिजन के बाद कार्बोनियम आयन बन सकता है और कार्बन आयन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बढ़ते क्रम में लिखना है। आपके पास दिया हुआ है सबसे पहले मिथाइल फ्री रेडिकल, सेकंड दिया हुआ आपके पास, ठीक है, सेकंड दिया हुआ आपके पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल, थर्ड दिया हुआ है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इनमें आपने बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देखो पहले स्ट्रक्चर बना लो। आपको पता है मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल यानी एक कार्बन, तो CH3 पर रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री इस तरीके से बना लोगे। जिस कार्बन पर रेडिकल है उस कार्बन की अगर 2 वैलेंसी पर कार्बन है तो उसे क्या बोलोगे? 2 डिग्री फ्री रेडिकल बोलोगे। बाकी की वैलेंसी कौन पूरा कर रहा होगा? हाइड्रोजन 1 2 3, और चौथे पे क्या है? रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यानी जिस कार्बन पर रेडिकल है उस कार्बन की केवल एक वैलेंसी पर कार्बन लगा हुआ होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल यानी जिस कार्बन पर रेडिकल है उस कार्बन की तीनों वैलेंसी पर क्या लगा होगा? कार्बन, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल। आपने बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या पता चला था? 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है ये 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल है ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और ये कितना बनाएगा? 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आपको पता है कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, नंबर ऑफ
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी। कोई भी कंपाउंड, कोई भी रेडिकल, कोई भी कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन सॉरी, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसने बनाए, 3 डिग्री ने, फिर 2 डिग्री ने, फिर 1 डिग्री ने, फिर इसने। तो अरेंज करोगे तो पहले सबसे कम स्टेबल ये वाला हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर सेकेंड और लास्ट में फोर्थ। तो ये हो जाएगा आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और कोई भी कंपाउंड जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको नोट कर लो एक बार। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको भी आपने स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपके पास जैसे ऑप्शन है CH3 पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन है CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है CH3 का होल ट्वाइस C पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन है CH3 C पॉजिटिव। इस तरीके से आपके पास कोई भी एग्जांपल है, ठीक है, 3 CH पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। ठीक है, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें भी आपने यही देखना है कि कौन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके डायरेक्ट याद कर सकते हो। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके 3 वैलेंसी पर कार्बन है तो ये 3 डिग्री का है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसके 2 वैलेंसी पर कार्बन है तो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी केवल 1 वैलेंसी पर कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, कभी कभी आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, तो उनको एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हो, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। आपने अल्फा हाइड्रोजन देखना और +1 उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे थर्ड वाले, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास सेंट्रल एटम हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, इसके ठीक सामने वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो 3 + 1 = 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी तरह सेकंड वाले को देखते हैं, CH पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो फंक्शनल ग्रुप, ये अभी आपके पास सेंट्रल एटम हो जाएगा। सेंट्रल एटम से कितने अल्फा कार्बन लगे हुए हैं, ये CH3 इस तरीके से हो गए, CH पॉजिटिव, ये भी CH3 और ये भी CH3, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजनों को क्या कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन ये है, 3 ये है, 3 और 3 6, 6 + 1 = 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी तरीके से आप इसको देखोगे, इस तरीके से बनेगा C, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 और पॉजिटिव चार्ज। फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने कार्बन अल्फा, सेंट्रल ग्रुप के ठीक सामने वाला अल्फा अल्फा। 3 3 6 3 3 9, 9 + 1 = 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस कार्बन पर ही पॉजिटिव है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होगा, तो 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप अरेंज कर सकते हो इसको। सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसने बनाए, फर्स्ट वाले ने, इसने एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए। फिर किसने बनाए, फोर्थ वाले ने, इसने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। फिर किसने बनाए, थर्ड वाले ने, इसने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसने बनाए, 3 डिग्री वाले ने, वही क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। आप सीधे भी याद रख सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला इज मोर ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल में भी चल सकता है आपके पास और कार्बोनियम आयन में भी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनियम आयन इज। कार्बोनियम आयन यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी। ठीक है, सपोज हमारे पास CH3 पॉजिटिव है, कार्बोनियम आयन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, या तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन से क्या निकालो,
हाइब्रिडाइजेशन से निकाल लो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, या डायरेक्ट आप याद रख सकते हो जिस पर प्लस चार्ज होता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, आप ऐसे याद करते हो, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पर रेडिकल होता है, इन तीनों कंडीशनों में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp2 आता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। चाहे आप पूरा निकाल लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये pz वैकेंट pz ऑर्बिटल होते हैं इसके, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, 360 से 3 को डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपने ध्यान रखना है, द ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनियम आयन इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या बोलोगे? ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मैंने पढ़ाया था, इंटरमीडिएट पढ़ाए थे, कार्बोनियम आयन, कार्बन एनायन, ठीक है, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कार्बीन। कार्बीन एक ऐसा कार्बन परमाणु है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 बॉन्ड तो ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बना रहे होते हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहा जाता है आपके पास? कार्बीन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको ध्यान रखना। अब आपके पास है अगला क्वेश्चन, आपको बताना है ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती हैं ये कितने टाइप की होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है आपके पास 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 2 होता है आपके पास एडिशन रिएक्शन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो योगात्मक अभिक्रियाएं। नंबर 3 होता है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हो आप विलोपन अभिक्रियाएं। नंबर 4 होता है आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, पुनर्स्थापन अभिक्रियाएं या पुनर्स्थापन जो भी बोलोगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ग्रुप हटता है दूसरा ग्रुप जुड़ता है, एक ग्रुप का हटना दूसरे ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सेकंड जो है वो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन यानी आपको ऐड करना होता है। ठीक है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, एल्कीन में हमने पढ़ा था। ठीक, तो पाई का बॉन्ड तोड़ोगे और दोनों में कुछ ना कुछ ऐड करवाओगे। ठीक, एडिशन रिएक्शन। थर्ड है एलिमिनेशन, नाम से पता चल रहा है कुछ स्मॉल पार्टिकल आपने एलिमिनेट करना है, जैसे H2O, HCl या कुछ भी स्मॉल पार्टिकल अगर रिमूव हो रहा होगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? एलिमिनेशन। और फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट यानी आपने आपके पास जो क्या बोलोगे, आपके पास जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसी को आपने अरेंज कर क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, कोई बॉन्ड तोड़ना नहीं है, कुछ एलिमिनेट नहीं करना, बस उसी को आपने क्या करना है? अरेंज करना है दोबारा से। तो 4 टाइप की जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? रीअरेंजमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी पता चलेगा आपको वीडियो समझ आ रहा है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।